अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मज़ीद सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 23। मज़ीद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हम दोनों हंस चुके तो अनहर सिंह एकदम संजीदा हो गया, बोला, मैंने मर्दों के बॉडी बिल्डिंग क्लब बहुत देखे हैं, एक क्लब का मेंबर भी हूँ, पर जनानियों का बॉडी क्लब शायर खान मैंने उस वक्त पहली बार पुणे शहर में देखा। वो बेबी मधुरी बाई अपनी स्पोर्ट्स कार में मुझे क्लब ले गई। दो गोरखे चौकीदार बंदूक शंदूक के साथ गेट पर जमे हुए थे। खैर जी, इसने एक को इशारा किया। इस गोरखे ने मेरा बैग उठा के अंदर कंपाउंड में पहुंचा दिया। सामने बरामदे में नीकर जर्सी पहने एक मोटी और काली पहलवान जी और टहल रही थी। बेबी ने इशारा किया, वो मुझे घूरती हुई आई और जमीन पर रखा मेरा बैग उठा के चल पड़ी। मैं इसके पीछे हो लिया तो रुक गई और घूरते हुए गुस्से से बोली, ए सिख, तुम इधर ठहरो, अंदर जाने का नहीं है। मैंने मधुरी बाई की तरफ देखा। इसने कहा, बेबी ये तो काटती है। मधुरी बाई मेरी आंख मार के बोली, ये इधर की क्वार्टर मास्टर हवालदार है, ये अंदर किसी मर्द को नहीं छोड़ेगी जब तक मैं इसको ऑर्डर नहीं दूंगी। मैंने कहा, बेबी ऑर्डर दो ना। वो बोली, सबर सबर, मेरी क्वार्टर मास्टर हवालदार अंदर देख के आएगी कि कोई जनानी, मतलब सब जनानियाँ जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी वो डिसेंट हालत में है, कोई आधी खुली आधी ढकी जैसी हालत में तो नहीं। मैंने कहा, ठीक है, वैसे तुमको ऑर्डर करो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। तुम बेबी मेरा हाथ पकड़कर ब्लाइंड मैन की तरह ले चलो, जिधर भी ले जाने का है। वो बोली, तुम बहुत चालाक हो सरदार जी। और भाई शेर खान, इसने कंपाउंड में खड़े खड़े हाथ बढ़ाकर मेरा गाल तोड़ लिया। मतलब जितना गाल नजर आ रहा था, मतलब जितना दाढ़ी के बाल से कवर नहीं हुआ था, वो तोड़ लिया। मैंने भाई जी घबरा के गोरखा चौकीदार की तरफ देखा। वो सोरे इधर देख नहीं रहे थे, वो आंखें झपक रहे थे और तंबाकू में चूना मिला के मसल रहे थे। खैर जी, वो निकर जर्सी वाली मोटी पतलून हवालदार आई। मधुरी बांग को आंख मार के बोली, सब ढकेली, सब सही। मुझे हंसी आ गई। एक तो इसके ढकेली बोलने पर दूसरे ये भी था कि सब एक दूसरे को आंख मारते, औरत हुए नहीं हुए, गोरखा हुए, सब आंख मार रहे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि सरदार अनहर सिंह इन लोगों से कुछ मुख्तलिफ है, जो जितना पीते जाते हैं इतने ही झक्की और खूंखार होते जाते हैं। इसकी बातें नशा बढ़ने के साथ में ज़ाहिर होती जा रही थी। मैंने इसे बात कह दी तो हंसने लगा, फिर फौरन ही संजीदा होकर बोला, शेर खान, जब भी मैं अफसुर्दा होना स्टार्ट होएगा तो इतना गमजदा हो जाएगा कि जंटरिया मेरे साथ हिचकी ले लेकर रोएगा। मैंने कहा, जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो मजा आ रहा है। फौरन इससे पूछा, हाँ तो मैं किधर तक पहुंचा था। मैंने बताया कि नीकर जर्सी वाले हवालदार ने आंख मार के बताया था कि अंदर क्लब में सब औरत का बॉडी ढका हुआ है। हाँ, सब ढकेली, सब सही। और इससे मधुरी बाई को आंख मारी। मधुरी बेबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसा पंजा फंसा के और आंख झपक के अंग्रेजी में बोली के, सरदार, तेरा हाथ पकड़वाने का शौक भी पूरा कर दिया। मैं धीरे से वही जुबान में बोला कि और देखो मेरे कौन कौन शौक पूरे कराओगी। इसने कोई जवाब नहीं दिया, टाल गई। मुझसे रहा ना गया। मैंने आंख झपक कर अनहर सिंह से कहा, सरदार जी बड़े चंट हो यार। वो उदास होकर बोला, सुनते जाओ, अभी किधर चंट हुआ हूँ, चंट तो मैं आगे चलकर होना है। हाँ जी, तो मधुरी बेबी टाल गई, मगर जनाब कसम सच्चे गुरु की, हाथ इसका ऐसा तपरा था जैसे गर्म राख में से बेबी निकाली हो, शकरकंदी। एक ज़रूरी बात जो मैंने इतने दिन हो गए अपने पढ़ने वालों को नहीं बताई, यहाँ बता देना चाहता हूँ। बात यह कि शकरकंदी, भूबल में भुनी हुई शकरकंदी मेरी कमज़ोरी है। आम लोग जिन्हें नेमते समझते हैं, एक तो चीज़ें वो सजी हों और एक तो भूबल में भुनी हुई शकरकंदी पड़ी हो, तो मैं नेमते छोड़ दूंगा, शकरकंदी से पेट भर लूँगा। अब जब भूख का टाइम करीब आते हुए अनहर सिंह ने शकरकंदी का नाम लिया तो जैसे मेरी सिटी गुम हो गई। इस मौका पर जो भी कहा जाता है, मेरा वो हाल हो गया। अनहद कुछ और भी कहे जा रहा था, मगर जब इसने देखा कि शकरकंदी सुनने के बाद मेरी तवज्जो कहीं भी नहीं टिक रही और मैं बेचैन हो गया हूँ, तो वो चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा लगता है मेरी बात में मजा नहीं रहा। मैंने कहा, नहीं सरदार जी, तेरी बात बहुत गर्मागर्म चल रही है, बस एक गड़बड़ हो गई। तूने गर्म राख में भुनी हुई शकरकंदी का नाम ले दिया, यूँ समझे मुझे पागल कर दिया। ओए सरदार गिलास रखकर उठ खड़ा हुआ और हल्का सा लड़खड़ाता मेरी तरफ आया। ओए शेर, तू शकरकंदी का रसिया है? बस पागल हो जाता हूँ, खुशबू पालूं, कहीं देख लूँ, नाम ही सुन लूँ तो बस। इसने वहीं खड़े खड़े कुछ लड़खड़ाते हुए कमरे के फर्श की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई, रम्मे, ओ रमैया। मैंने पूछा कि इसी को बुलाते हो? बोला, यार तेरे वास्ते शकरकंदी जो मंगानी हुई। कहाँ से मंगानी हुई? कहने लगा, कहीं से भी, भले ही रंगून जाए गड्डी लेके, गर्म राखी शकरकंदी तो आनी ही आनी है। मैंने कहा, नहीं यार, तू खाना लगवा दे सरदार, जो भी है, बस मेरा काम चल जाएगा। ये रंगून और शकरकंदी और भोपल सब रहने दो। वो अकड़ के बोला, 80 मेहमान की बेइज्जती नहीं करते, असल नस्ल तरखान है, कसम पैदा करने वाले की।
मैंने कहा मेहमान की बहुत इज्जत बढ़ेगी अगर तुम फटाफट खाना लगवा दोगे तो। पूछने लगा अच्छा इमरजेंसी है? मैंने कहा हाँ मैं सर हिलायत से दरवाजे पर खड़े रमैया को खाने लगाने का कह दिया। मेरा जी चाहा अब जबकि खाना लगने ही वाला है तो बेहूदगी किस्सा सुनाते हुए सरदार को टोक के मुझसे हुई इसका अजाला किया जाए। मैंने कहा हाँ सरदार जी आगे सुनाओ। तो तुम पहली बार जनानियों के बॉडी बिल्डिंग क्लब में घुस रहे थे और बेबी मधुरी तुम्हारे पंजे में पंजा फंसाए हुए थी, फिर आगे क्या हुआ? अनस सिंह बोला स्टॉप, अभी सब कुछ इधर ही रुकेगा। हम दो बंदे खाना खाएंगे फिर मैं आगे की सुनाऊंगा, मगर यार आगे तो समझो गजब ही हो गया। ऐसा बम ब्लास्ट हुआ है। चल भाई शेर तू डाइनिंग एरिया में चल, उधर अपने मुंह पर क्लोन का गीला हुआ टॉवल लगा के जरा फ्रेश हो ले, आ मेरे नाल। अनस सिंह के वालिद की हर चीज की तरह इसका डाइनिंग हॉल और मुतल्लिका कमरे वगैरह भी हैरान कर देने वाले थे। कोई 45-50 आदमी की ज़ियाफत की मेज और इसके मुतल्लिका देखकर तो मैं समझो चुंधिया गया। कैसी चकाचौंध वाली जगह थी। 3 बहुत ज़बरदस्त फानूस इस टेबल पर झुके हुए थे। हम 2 ही खाने वाले थे और मैं खाना खिलाने के रमैया के अलावा 4 बंदे लूरी यानी घरेलू खादमों की उज्जी जमगाती वर्दों में मौजूद थे। अनहद मेज़बान की कुर्सी पर था और मैं चीफ मेहमान की सीट संभाले था। 2 मरतबा अनस सिंह ने अफसोस के लहजे में कहा यार अगर जरा पहले भी मालूम हो जाता कि शेर खान को शकरकंदी की चे है तो मैं इधर उधर बंदे तुड़ा के कोई बंदोबस्त कर देता। मैंने इसकी मेहमान नवाजी पर इसका बहुत शुक्रिया अदा किया जिसके जवाब में वो इसी तरह मुआवजत करता रहा। खाने में जितनी चीज़ें थी मेरे टेस्ट के मुताबिक थीं। मेज़ पर आने कुर्सियाँ संभालने से पहले अनहद ने अपने चीफ खानसामा से मेरा तारुफ कराया था। ये शरी हुलिये और पेशानी पर सजदे के निशान वाले बंगाली मौज मिजाज मियाँ थे। मंजूर मियाँ ने सिर्फ हेड कुक थे बल्कि विला में आने वाले 100% हलाल गोश्त की पूरी तरह जिम्मेदार भी वही थे। जो मेहमान झटके का गोश्त खाना चाहते थे अनहद सिंह ने विला के अकबी लान में मिला इनके लिए झटका ग्रिल हाउस अलग बना रखा था। झटका गोश्त खाने वाले बर्तन इसी एरिया में रखे जाते थे। इसी तरह मिनोशी के बर्तन भी डाइनिंग हॉल में नहीं आ सकते थे। एक बार किसी नए मुलाजिम की गलती से शराब के 3 इस्तेमालशुदा गिलास मंजूर मियाँ के अलावा पेंट्री में देख लिए गए। मंजूर मियाँ ने तीनों गिलासों को चिमने से पकड़कर विला के पिछवाड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। अनस सिंह ने बताया कि ओ यार उस रोज मंजूर मियाँ का गुस्सा देख के तो मेरे को मजा आ गया। बार बार लाहौला वाला पड़ता था और मेरे को धमकी दे रहा था कि अगर कभी दोबारा ये कुफर हुआ तो मैं वापस चाटूग्राम चला जाऊंगा। खैर तो खाना शुरू होते और खत्म होते पता भी ना चला। मेरे मेज़बान ने अपनी मज़ेदार बातों में मुझे उलझाए रखा। मैंने हलाल और हराम के एहतियात पर इसके इंतज़ाम की तारीफ की तो बोला शेर खान मैं अलबेले हुरी का मुरीद हूँ, सूफी हूँ, किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकता। एक पंडित भी स्टाफ में रख छोड़ा है। कोई ब्राह्मण मेहमान आ जाता है तो पंडित जिसका मतलब शुद्ध खाना बना के इसे अपने हाथ से खिलाने को तैयार रहता है। खाना ख़त्म करके हम अपने अपनी काफ़ी की पहलुओं से खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। मैं गुफ्तगू को धीरे धीरे बेबी मधुरी की बॉडी क्लब की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था कि बाहर के मुलाजमों में से एक खामोशी से आया। इसने खाना खिलाने वाले एक वर्दी पोश के कान में कुछ कहा। वर्दी पोश ने आहिस्ता आहिस्ता मेज़ की तरफ आकर और फिर मौका निकाल कर अपने मालिक के कान में कुछ कहा तो मालिक ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। मेरा तजस्सुस बढ़ा तो मैंने पूछा क्या हुआ, कोई मुझे सुनाने लायक बात है? मेज़बान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा कोई नहीं, वो तुम्हारी मतलब तुम्हारे दोस्त वाली जीप का कोई किस्सा है। देखने वाले के लिए मेरा रंग फक हो चुका होगा। मैंने चोरी की जीप बिला में लाके खड़ी कर दी और यह मज़े से मेहमानियाँ कर रहा हूँ। इतना बेपरवाह और अहमक तो मैं कभी नहीं रहा था। मैंने हकलाकर कहा असल में वो जीप के बारे में सरदार जी आपसे भी मुझे बात करनी थी। वो बोला पहले खाना तो खा लें फिर होगी सब बातें, कहेंगे सुनेंगे सरकार। जैसी मर्जी जनाब क्या तो उठा। हम दोनों विला से निकलकर लॉन पर फिर फुवारे के करीब पहुँच गए। जीप इसी बेढक तरीके से ड्राइव विला पर खड़ी थी जैसी मैंने रोक कर चाबीदगी छोड़ दी थी। दूर दूर तक सन्नाटा था, कोई मुलाजिम चौकीदार कहीं नहीं था। चोरी की वाली जीप के पास पहुंच के मैंने अपने मेज़बान का सामना किया और सीरियस वो कह दिया कि सरकार जी मैंने आते ही वो बात गलत कही थी कि ये जीप मेरे किसी दोस्त की है। ये दोस्त की नहीं चोरी की है। मैं सर्कस के पार्किंग एरिया से लेकर भागा हूँ। वजह यह थी कि दुश्मन मेरे पीछे थे और इतना वक्त नहीं था कि मालिक से इजाज़त लेता या लिफ्ट मांगता। वो पूरी तकरीर सुनकर तुक्कों के मुताबिक मुंह उठा के हंसा। ओ यार शेर खां तेरे जैसा चालाक नाले बेपरवाही की कोई नहीं यार, हद ही कर दी। मुझे बता देता कि चोरी की है तो मैं इसी वेले को बंदोबस्त कर देता। चलो खैर कोई गल नहीं, अभी भी बंदोबस्त कर देंगे। यार ने चोरी की है समझो, हमने आप ही चोरी की है। बोल फिर क्या सलाह है? मैंने कहा इधर उधर कर दो, यहाँ से तो गायब करो इसे। वो सोच में पड़ गया। थोड़ा ठहर के बोला किसे होर के इलाके में रखवा नहीं सकते, पुलिस बरामद कर लेगी, फिर वो लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी हैं। अनहद सिंह का नाम काला पड़ जाएगा। हाँ दोस्त, मैंने कहा ये तो है, सुन यार ऐसा ना करें, हाईवे पर छोड़ आए। अनहद ने घड़ी देखी, कहने लगा हम लोगों की टंबर स्टेट वालों की अलग प्राइवेट सिक्योरिटी है,
वो अब साइड की रोडों पर निकल आए होंगे। हाईवे तक पहुंचते समझो 4-5 पेट्रोलिंग पार्टी में मिलेंगी। मेरी अच्छी सलाम दुआ है वो टाइम नोट करेंगे, इस जीप को देख लेंगे तो मेरे यार शेर खान तुझे भी याद रखेंगे। मैं वाकई उलझन में पड़ गया। इसे रख नहीं सकते थे, कहीं छोड़ नहीं सकते थे। हद तो यह है कि हाईवे तक जाना मुमकिन नहीं। वो जिनकी जीप है उन्होंने टंबर स्टेटों की सिक्योरिटी वालों को और बर्मी हाईवे पुलिस को जाहिर है अब तक रिपोर्ट कर दी होगी। मैंने परेशान होकर आखिरी इंतजाम सोचा, पूछा पीछे इधर कोई तुम्हारे एरिया में कोई खड्ड गार वगैरह कुछ है? अनंत की आंखें चमकने लगी। बड़े खड्ड हैं, इनमें एक खड्ड तो समझो पूरी एक वैली है। हंस के कहने लगा, ये पंजाबी की वैली नहीं अंग्रेजी की है। वैसे यार शेर वो भी सही है। हाँ ना, खाली वैली। वो हाँ करके स्टार्ट लेने वाला था कि मैंने कंधे पर हाथ रख दिया। सुन तो सरदार, इसे जीप को ले जाने खड्ड में ना गिरा दें। सरदार ने जीप की चमकदार पालिश पर हाथ फिसलाया। यार इतनी सोनी गड्डी को इंज बर्बाद कर दे, दिल नहीं करता। मैंने कहा ये नहीं बर्बाद की तो दोस्त समझो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो ना ना, यह जी बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी। शेर खान अभी आपा जिंदा है, बर्बादी की बात जुबान पे नहीं लानी चाहिए, समझा भाई। फिर शेर खान आ चला, ये कहते हुए जीप के ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा। आ फिर ला चाबी दे। मैंने कहा इसी में लगी होगी, पर जाना किधर है? अनहद सिंह ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ओ खुई यार, पिछवाड़े के खड्ड सुट के आते हैं सोरी को। मैं इसके बराबर बैठ के और वो जीप को घुमा के विला के ग्राउंड में एक तरफ ले चला। जाहिर है वो विला का मालिक था, इसे मालूम था कि कहाँ से किधर निकलने का रास्ता है। 5-7 मिनट में हम ग्राउंड से निकलने वाले एक खुले फाटक तक पहुंच गए। फाटक खुला था मगर पाइप के सिरे पर वजन लगाकर बनाई गई एक बैरियर ने रास्ता रोकी थी। अनहद ने बैरियर के पास जीप रोकी तो मैंने उतर को स्टार्ट उठा दी। गाड़ी अपना हमवार सतह मुर्तफा पर निकल आई और 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता जीप चलाते हुए मेजबान ऐसी जगह ले आया जो गाड़ी की हेडलाइट्स में भी नजर नहीं आती थी। मैंने घबरा के अनहद की तरफ देखा। इसने गाड़ी रोकते और बोला, लो जनाब, ये आपके अनहद की हद आ गई। यह जीप रोकी गई थी। इस जगह से बमुश्किल 10-12 फीट दूर जमीन की हद थी। आखिरी खला नजर आ रहा था। मैंने जाकर देखा, नीचे 150-200 फीट तक अंधेरे में या तारों खेल की रोशनी में इस अजीम शान खड्ड की तय का शाबा नजर आता था। अनहद सिंह ने ठीक कहा था, ये खड्ड नहीं पूरी एक वादी थी। मैं इस अजीम खड्ड को मैवे से देख रहा था कि अनहद सिंह की मुसर्रत भरी आवाज सुनाई दी। पता है शेर खान, अभी क्या करना है? ये देख, मैं अपना विस्की का पैकेट फ्लास्क ले आया हूँ। इसने पतलून की पिछली जेब से चांदी की छोटी सी चिपटी कुप्पी जैसी फ्लास्क निकाल के दिखाई। फिर कहने लगा, इसकी सारी विस्की ये रुमाल पे छिड़क के आप सीट पे डाल देंगे। फिर जीप को थोड़ी दूर धक्का देके विस्की वाले रुमाल को आग दिखा के भाईजान गड्डी को आखिरी धक्का देंगे। वैली तक जाते जाते गड्डी ने आग पकड़ लेनी है। समझो डबल एक्शन हो जाएगा ना, नाले टूट जानी है नाले सड़ जानी है। वो ये सब समझाते अपने सफेद बेदाग रुमाल पर विस्की छिड़क रहा था। इसने शायद मुझे देखते हुए फ्लास्क से मुंह लगा के एक बार छोटा सा घूंट भी दिया। रुमाल को शराब से तर करके मेरी तरफ आया। ला, कोई माचिस लाइटर कुछ है तेरे पास? मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओ यार, तू सिगरेट नहीं पीता और मैं तो हूँ ही सिख। मेरे पास माचिस का क्या काम? फिर की करिए भाई, उतना जल्दी आ। मैंने मुड़कर देखा, कोई ताकतवर टॉर्च लाइट डालता उधर आ रहा था। मैंने धीरे से पूछा, अनहद जी, इस स्कूटी वाला तो नहीं? नहीं यार, शायद अपना ही गेटमैन है। स्कूटी वाला इधर क्यों आने लगा? वो 2 आदमी थे। एक ने जिसके हाथ में टॉर्च थी अनहद को सलाम किया और खुद अपने ऊपर टॉर्च की रोशनी डालकर अपनी पहचान कराई। वो किसी किस्म की नीली वर्दी पहने हुए था। इनको देखकर अनहद सिंह ने और साथ ही मैंने बेख्तियार हंसना शुरू कर दिया। बात ही ऐसी थी, ये आने वाला भी सिख था। हंसी रुकी तो मेरे मेजबान ने टॉर्च उठाते अपने गेटमैन से ठेठ सिख वाली पंजाबी में कहा, अपने साथ वाले इस आदमी से लाइटर या माचिस लेके जरा इधर आओ और जीप को धक्का लगाना। गेटमैन शायद आदतन अपने साथ आने वाले के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली और उससे कुछ कहना शुरू किया, मगर मैं अब कुछ भी सुनने समझने के काबिल नहीं रहा था। जिस चेहरे पर टॉर्च डाली जा रही थी वो उस ड्राइवर का चेहरा था जिसे दहशत ज़दा करके मैं सर्कस ग्राउंड में बेहोशी में फेंकाया था। जीप का वो असल ड्राइवर टॉर्च की तेज रोशनी में खड़ा बेबसी से आंखें पटपटा रहा था। न मालूम कि अब तक वो खौफजदा था। मैंने अनहद सिंह की बात थामनी। सरदार जी बात सुनो, इसी आदमी से जीप छीनी थी। अनहद सिंह हंसा। ओहो, वो तो मैनू पता है। क्या मतलब? तुम्हें पता है? कैसे पता है? सामने खड़े खौफजदा ड्राइवर ने धीरे से कहा, ये साहिब की तो हुई जीप है। अनहद सिंह ने बड़े गुस्से से डांटा, चुप कर। बोला, तू इधर क्यों आ गया? सिख गेटमैन ने जमीन पर जलती टॉर्च छोड़ दी और अपने साथ आए ड्राइवर को बाजू पकड़कर दूर हटा ले गया। मैंने कुछ शिकवे कुछ खिसकाहट में कहा, तो सरदार जी, मेरे साथ खेल कर रहे थे तुम पहले ही मिनट से? हाँ, वो हंसने लगा। मैं ना मालूम क्यों शिकवा लेजा बरकरार रखा। ये जीप को आग लगाने वाला खेल करने में भला इतनी दूर क्यों आए? वही कुछ कर लेते ना। यूं लगा जैसे मैंने बात ना कही हो। अनहद सिंह पर जब लगाई हो, उलझ गया।
जज्बात से कांपती आवाज़ में बोला, शेर खान, वह गुरु की, उस पैदा करने वाले की कसम है, मैं खेल खेलने नहीं आया, इस जीप को तो आग लगानी ही लगानी है। तो फिर इसने अपने आदमी को तो देखकर तैश में आवाज़ दी, सोने कुत्ते, या ये पीछे पीछे आके दोस्त के आगे आज बेइज्जती कराता है, ला माचिस ने मीनो। इसी लम्हे मुझे अपनी हिमाकत का शिद्दत से एहसास हो गया और मैंने बढ़कर इरादे ड्राइवर के हाथ से माचिस छीन ली। मेरे बहुत करीबी अंधेरे में अनहद की बेमुरवती में यकसर रूखी आवाज़ आई, माचिस मुझे दे दो शेर खान साहिब। वो बहुत करीब खड़ा था और वो बहुत मलूल था। मैंने बढ़कर अनहद से बलगलगीर हो गया, और यार तुझे मजाक मखौल करने का शौक तो बहुत है, पर मजाक सहारने की सकत बिल्कुल नहीं। एक फिक्रे का बुरा मान गया, चल छोड़ इसे, आ टहलते हुए वापस चलेंगे, बहुत मजे का मौसम हो रहा है। मगर वो सीखता इतनी आसानी से बात की समझता, कहने लगा, तूने अभी विला के लॉन पर क्या कहा था? वो खबर नहीं किस बात का हवाला दे रहा था। मैंने कहा, तू बता क्या कहा था? मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं। इसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, तूने ये नहीं कहा था कि जीत को बर्बाद नहीं किया तो सरदार जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने 2 उंगलियों को हुक्म बनाकर इसके दस्तार पर दस्तक दी। हेलो हेलो, कोई है अंदर इस खोपड़ी में, या टेक का बरादा ही भरा है? वो अभी तक आज़ुदा था, बोला, मखौल ना कर, मेरी बात का जवाब दे। ओए अनहद सिंह, वो तो मैंने ये समझकर कहा था कि जीप किसी गैर की है। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तेरी है, मतलब दोस्त की जीप है। और क्यों भला, भूलता क्यों है? विला में आते ही तूने आप ही नहीं कहा था कि दोस्त की जीप है? मैं जवाब में बोला था कि आहो दोस्त की है तो खैर है। चल बाबा तू जीत के, ठीक है दोस्त की है, ये जीप बल्कि मेरी अपनी है। बस ये जीप मेरी है, जीप, और मैं कह रहा हूँ कि इसे बर्बाद नहीं करना। अनहद सिंह हंस पड़ा, चल तेरी है और तू अभी कह रहा है कि बर्बाद नहीं करना है, तो फिर नहीं करना। सुनो, इस ड्राइवर को आवाज़ दी, ये ले जा गड्डी, इसे 2 ही पैदल आ रहे हैं। आवाज़ ही से लग रहा था कि वो इस वक्त नॉर्मल है, यानी जिस हद तक कोई सिख नॉर्मल हो सकता है। मैं और अनहद चल पड़े। वर्दी वाला गेट में टॉर्च दिखाता आगे आगे जल रहा था। हाँ विला, मैं तो अनहद कहने लगा, तेरी जीप के चक्कर में भरा प्याला काफ़ी छोड़ के जाना पड़ा, चल किसी कमरे में बैठ के काफ़ी पियेंगे ना, मैंने तुझसे तेरे दुश्मनों का हाल चाल पूछेंगे। मैं अपने दुश्मनों का हाल इसे क्या बताता, कहाँ तक बताता, बस इस लालच में राजी होकर चलाएगा सरदार जी शुरू हो गया तो मधुरी बाई की अधूरी कहानी पूरी हो जाएगी। मगर वो बार बार कोशिश करने पर भी काबू में नहीं आया। वो मधुरी बाई की वो बॉडी बिल्डिंग या पुणे शहर वाली या अपनी छाती के सुराख पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था। घूम फिर कर मेरे दुश्मनों की बात करने लगता था। मैं समझ गया वो इस वक्त काफ़ी पी रहा है, पूरी तरह होशो हवास में है। दोबारा जब अनहद की बोतल खुलेगी तो इसकी मधुरी बेबी भी छम करती चली आएगी। मैंने इसे संभव के बादशाह नागीशा की बेटी रोकसाना और अपने दोस्त रचना की अगवा की पूरी कहानी सुनाई। पूरी से मुराद ये कि रचना साहब की काया में होने का हाल तो किसी को नहीं बताया जा सकता था। मैंने यूं कह दिया कि दोनों लड़कियां अपने खेमे की तरफ आ रही थीं तो मेरी आंखों के सामने 2 दुश्मन हथियार लेकर आए। लड़कियों को बेबस करके अपने स्टेशन वैगन में भर के हाईवे पर निकले। मैं तुम्हारी हरी जीप चुरा के इनका पीछा करता रहा। फिर जब तुम्हारे आदमी ने मुझे पकड़ने का ताकुब शुरू कर दिया और अगवा करने वालों की स्टेशन वैगन नजरों से ओझल हो गई तो मैं तुम्हारे आदमियों से बचने को भटकता भटकाता विला में आ गया। मैंने कवाली बुड्ढे बदमाश जगमे के बेटे रामुल की हरामजदगी का हाल और काकसिस बाजार में मेरे वालिद के गेस्ट हाउस से शुरू होने वाली पूरी साजिश अनहद सिंह को बताई कि किस तरह मुनाफिक सलील चौधरी और उसके घटिया भतीजे बाजू ने मुझे घर से बेघर कर दिया है। और उस वक्त जबकि मैं बर्मा के इस खूबसूरत विला में एक महल में तो जैसे दोस्त की मेहमानवाजी के लुत्फ उठा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब मेरी तलाश में शायद बर्मा के या मशरकी पाकिस्तान के जंगलों की खाक छानते फिर रहे होंगे। आधी रात गुजर चुकी थी। अनहद सिंह हंसकर कहने लगा, पिछले 25 वर्षों में ये शायद पहला मौका है जो वो आधी रात के वक्त पूरी तरह होश में भी है और जागा भी हुआ है। मैंने कहा, मेरी कहानी ऐसी नींद उड़ाने वाली तो नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि मेरे अपने लोग, माँ बाप, बहन भाई कहानी सुने बगैर जागते होंगे, कितनी रातें आंखों में काट देते होंगे। सरदार बोला, समझ ले भाई, मैं हूँ तेरे जागता हूँ। वैसे मुझे इन रिश्तों की पूरी समझ नहीं, बस माता जी थोड़ी जी याद है। बहन भाई का कोई था ही नहीं, मेरे जो भी थे दादा हुरी थे। पर यार शेर खान, अंदाजा लगा सकता हूँ कि तेरे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। परवाह नहीं कर जड़ियाँ, उसकी इधर बर्मा में भी और किसी और जगह भी तूफान उठा देंगे। रब करेगा तो अब तू सो जा, सवेरे की सवेरी देखी जाएगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शेर खान की दास्तान अभी जारी है।